Good evening, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to continue our previous chapter named as Nazis the Rise of Hitler. हम बेटे कल पढ़ चुके थे, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे आपको याद हो तो हम पढ़ चुके थे हिटलर की पॉलिसीज क्या थी, क्या क्या उसने प्रोमिस किए थे लोगों से। और आज हम पढ़ेंगे बेटे, हमने कल पढ़ा था फायर डिक्रे तक, मतलब जब आग एक मिस्टीरियस आग लग चुकी थी पार्लियामेंट में जर्मन के। ठीक है, आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे में क्या लिखा हुआ है बेटे, 18 फरवरी 1933 को हिटलर ने जब आग लग गई थी वहां पे जर्मन पार्लियामेंट में, तो उसके बाद उसने फायर डिक्री कर दिया था। फायर डिक्री मतलब उसने सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। सिविल राइट्स क्या होता है बेटे, राइट टू फ्रीडम, जैसे हम आज़ादी से घूम सके, आज़ादी से बोल सके, हमारे पास सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएं, ये सब। तो उसने पीपल सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। ठीक है, अपने मन की बात नहीं रख सकता कोई। इसके बाद प्रेस एंड असेंबली। प्रेस एंड असेंबली का मतलब होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं होगी। ठीक, और प्रेस वगैरह, प्रेस का मतलब है यहाँ पे मीडिया से, कोई मीडिया वगैरह नहीं होगी अब जर्मन में, उसने बैन कर दिया था मीडिया वगैरह। ठीक है, इसके बाद हिटलर ने क्या किया, अपने एनिमीज की तरफ रुख किया। रुख मतलब टर्न, अपने एनिमीज की तरफ गया वो दोबारा से। कम्युनिस्ट, बेटे कम्युनिस्ट कौन थे, कम्युनिस्ट और कुछ और लोग भी थे जो हिटलर के दुश्मन थे। कम्युनिस्ट जर्मन के अंदर कौन थे, जो लोग इक्वालिटी चाहते थे, जो लोग सारे धर्मों के बीच में इक्वालिटी चाहते थे, उनको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, हिटलर इनसे चिढ़ता था क्योंकि हिटलर इक्वालिटी से चिढ़ रहा था। हिटलर ज्यूज से चिढ़ता था, तो हिटलर को क्या क्या था कि सारे लोग इक्वल नहीं माने जाएंगे। जिनको मैं सुपीरियर मानूंगा वही सुपीरियर है, जो लोग मेरे लिए बेकार हैं वो लोग नेशन के लिए भी बेकार होने चाहिए। तो हिटलर के लिए तो ये सबसे बड़े एनिमी हो गए कम्युनिस्ट, क्योंकि ये क्या मानते थे, सब एक समान है। हिटलर की नज़रों में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हिटलर ने एक एक्ट पास किया, इनेबलिंग एक्ट, 3 मार्च 1933। बेटे डेट्स याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने क्या किया, इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसके तहत हिटलर ने अपनी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर ली। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बेटे, आप मान सकते हो कि वन लीडर, वन मैन रूल लिख सकते हो यहाँ पर, वन मैन रूल। एक ही बंदा सारे देश को चलाएगा, अपनी मनमर्जी करेगा, तो वन मैन रूल हो गया। इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, बस मैं ही जो बोलूंगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक ही बंदा रूल करेगा। बैंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बस एक ही पार्टी चल रही थी, पार्टी सिर्फ एक थी जिसका नाम था नाजी, नाजी पार्टी। और ये किसकी पार्टी थी, ये तो थी हिटलर की पार्टी। तो सिर्फ पार्टी एक ही चलेगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे हम बैन कर देंगे, जितनी भी और अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं सब बैन हो जाएंगी। कौन सी चलेगी, हिटलर की। ठीक है, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई थी, ये सही पॉइंट है कि एक आदमी का ही रूल रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। सिर्फ कौन सी पार्टी चलेगी, नाजी पार्टी चलेगी। रूल बाय डिक्री, जो डिक्री के अंदर रूल हुए थे, सस्पेंड सिविल राइट करा था वही बता रहा है यहाँ पे भी है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द आर्मी, मीडिया एंड जुडिशरी। बेटे जब वन मैन का रूल होता है, तो वन मैन के रूल में तो यही हुआ कि सारा कंट्रोल उसका, आर्मी पे भी उसी का कंट्रोल होगा, मीडिया पे भी उसी का कंट्रोल होगा, जुडिशरी पे भी। जो वो चाहेगा आर्मी उसी के हिसाब से उसी देश पे अटैक कर देगी। जो वो चाहेगा कि मीडिया आज टीवी पर ये दिखाए, हमारे जर्मनी के फेवर में न्यूज़ दिखाए, तो फेवर में न्यूज़ दिखाएगा। कोई भी पिक्चर चाहता है वही चलेगी देश से रिलेटेड। जुडिशरी में क्या है, जितने भी कोर्ट में जजेस बैठे रहते हैं वो सब इसी के फेवर में डिसीजन लेंगे। ठीक है, जुडिशरी का मतलब ये होता है डिसीजन हमेशा हिटलर के ही फेवर में जाएगा, क्योंकि कौन लोग कंट्रोल करके बैठा था इस पे, हिटलर। हिटलर ने इन पे कंट्रोल कर रखा था। चाबी हिटलर के हाथ में है तो खिलौना भी उसी के हाथ से चलेगा। तो इसीलिए ये सब काम करेंगे तो हिटलर के कहने पर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये सब तो था बेटे, हिटलर ने क्या करा, अपनी ही डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश करा। अब सवाल उठता है कि हिटलर अब पावर में आ गया, डिक्टेटर बन गया, उसके बाद उसने क्या किया। इसके बाद बेटे हिटलर ने इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटे, एक तो इकोनॉमी वो होती है जो हमारी बन चुकी, वो तो कंस्ट्रक्ट हो गई, फिर वो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वो तहस नहस हो गई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अब क्या बारी थी, हिटलर जब अपना रूल करने लगा तो उसने क्या किया, इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब दोबारा से
बनाने की अच्छा कोशिश की। क्या क्या था बेटे इसमें? फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन जर्मन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी के अंदर एक स्थिरता लाने के लिए और उसको स्मूथली रन कराने के लिए हिटलर ने एक इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करा था। इकोनॉमिक्स बेटे, इकोनॉमिक्स वो पर्सन होता है जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, क्या क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, किस वे में हम अपने देश की जीडीपी वगैरह या इकोनॉमिक कंडीशन को हम बेटर बना सकते हैं। तो हिटलर ने इस चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करा जिसका नाम था जाल्मर सचेट। ठीक है, इसका नाम था जाल्मर सचेट। इसको याद रखना बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। फॉर द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, अब जो एक अच्छा इकोनॉमिक्स होगा वो जानता होगा कौन कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी है इकोनॉमी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो जालमर सचेट ने क्या काम किया बेटे? एक पहला काम किया, इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटी, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ा दिया जाए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब जर्मन को अमेरिका हेल्प कर रहा था तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, उसके क्रैश होने के बाद जर्मन पे क्या इफेक्ट पड़ा? उनका प्रोडक्शन भी घट गया, 40% से उनका प्रोडक्शन घट गया था, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो अब इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि अब प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, चार लोग मिलके छह कपड़े बना रहे हैं, चार लोग मिलके छह कपड़े बनाएंगे, छह कपड़े बना रहे हैं। अब जैसे ही मैं बंदे बढ़ाता चला जाऊंगा, ये कपड़े भी बढ़ते चले जाएंगे, 8, 16, 18, सपोज दैट ये 8 लोग बंदे मिल गए, अभी 12 कपड़े बनाएंगे, कि 16 मिल गए, अभी 18 कपड़े बनाएंगे। ऐसे जितने बंदे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। ठीक है, जितने बंदे बढ़ेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके बाद इन्होंने और क्या किया इकोनॉमिक्स ने? इसने ये कहा कि इसने जर्मन सुपर हाईवेज बनवाए। जर्मन सुपर हाईवेज मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, सो दैट कि हमारे व्हीकल स्मूथली रन कर सकें रोड के ऊपर। तो इसने क्या किया? जर्मन सुपर हाईवेज भी बनवाए, जो हिटलर ने इकोनॉमिक्स अपॉइंट किया था इसने। दूसरी चीज क्या थी? इन्होंने अपने जर्मन के अंदर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग की। कार की जो कंपनी थी उसका नाम था वॉल्क्सवैगन। आपने नाम सुना भी होगा, हमारे इंडिया में भी इनकी गाड़ियां चलती हैं वॉल्क्सवैगन की। सबसे जो पहले गाड़ी आई थी उसका नाम था पोलो, जो हमारे इंडिया में चलती है पोलो। मैं पोलो जर्मन की पहली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पोलो एक एग्जाम्पल है आज के लाइफ में, जो गाड़ी जर्मन की हम लोग चलाते हैं पोलो। ठीक है, वॉल्क्सवैगन आपने देखी होंगी, बहुत सारी गाड़ियां वॉल्क्सवैगन की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी रिकंस्ट्रक्शन करा था उसका। जो इनकी वीमर रिपब्लिक थी वो खत्म हो गया था ना, उसको भी इन्होंने थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, थोड़ा और अच्छा बनाएंगे इसको। हिटलर ने क्या कहा इनसे इकोनॉमिक्स से कि अब हम क्या करेंगे, जर्मनी को अपनी लीग ऑफ नेशन से बाहर भगा देंगे। लीग ऑफ नेशन में जर्मनी जुड़ा हुआ था, तो हिटलर ने क्या किया? जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से हटा दिया, एग्जिट मार दिया, मतलब बाहर निकाल दिया इसको। रीऑक्यूपाइड द रेनलैंड, मैंने बोला था बेटे एक रेनलैंड था जो रिचेस्ट सोर्स था, फूड रिसोर्स में रिचेस्ट था वो। जर्मनी का ये एक पार्ट था जो कि अलाइड पावर्स ने क्या कर लिया था? टुक ओवर कर लिया था। अब हिटलर ने क्या करा? उसको कैप्चर कर लिया दोबारा से 1936 में। ठीक है, मैंने बोला था ना कि हिटलर ने प्रोमिस किए थे, तो हिटलर ने अपना ये प्रॉमिस भी पूरा कर दिया, ये प्रॉमिस भी पूरा कर दिया। अब दूसरा प्रॉमिस क्या था? हिटलर ने ऑस्ट्रिया जहां उसका जन्म हुआ था और जर्मनी दोनों को एक ही नेशन माना, और क्या रूल बनाया? ये सारे बंदे एक समान हैं जर्मनी के, एक ही नेशन मानी जाएगी ये दोनों, और एक ही लीडर होगा। लीडर कौन होगा वो तो आपको पता ही है, हिटलर ही लीडर होगा। इतना तो बेटे समझ में आ गया होगा। वैसे आप इसका नोट्स इसके आज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अब ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे। बस ये चैप्टर अब आपका या तो कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि बोरियत कम हो और समझ में ज़्यादा आए। आजकल बच्चों को क्या होता है कि हिस्ट्री पढ़ने में बोरियत बहुत आती है। मैं आईएएस पीसीएस वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन्हें बोरियत होती है, इसलिए मैं थोड़ा टुकड़ों में करा रहा हूँ चैप्टर। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप एकदम एकदम देख लोगे, छोटे छोटे नोट्स बनवा रखे हैं। ठीक है, आराम से पढ़ो, याद हो जाएंगे। नहीं याद हो रहे एक और बार मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है बेटे, थैंक यू।